तो देखो यार, चलो वापस आ जाते हैं पढ़ाई पे। अब कोशिश करते हैं कि आज में अपना करंट हो जाए समाप्त। काफ़ी एंड पर ही आ गए हैं, मतलब ये समझ लो 99% हो गया है समाप्त, है ना। और फिर उसके बाद में मज़े से अपन सब कुछ चीज़ें कर पाएंगे, है ना। अपना जो मॉड्यूल है, अपना जो पीडीएफ है वो उसको ख़त्म कर पाएंगे। क्या बोल रहे हो? कैपेसिटेंस इसके बाद होगा कैप। तो लेट्स स्टार्ट। इसका कुछ हुआ, कुछ आइडिया कैसे किया जाए इसका? किस में आ रहे हैं बच्चा? कौन से वाले पेपर में? मेंस वाले में आ रहे हैं? मतलब किस डे होता है? एक तो मंडे को होता है। ओके 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 ओके, ठीक है, मैं देखता हूँ इसको, मैं देखता हूँ इसको। ठीक है, इस बार ही आया होगा या इससे पहले भी आया? ओके, तो अभी क्यों बता रहे हो तुम, पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, कि अब पता लगा कैपेसिटेंस है ये। मैग्नेटिक के भी आ रहे हैं? हाँ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ। अगले फ्राइडे को आपको नहीं आएगा। और बताओ, एनी अदर प्रॉब्लम? ओके, ठीक। तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज करंट हो जाएगा। करंट में जो अभी पढ़ रहे हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब ये समझ लो कि मेंस में अगर सवाल आ रहा है तो इसी में से ही आएगा मोस्टली। पोटेंशियोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर से ही आएगा। तो चलिए, ये जब हमने देखा था, मैंने कल डायग्राम बना दिया था और ये बोला था कि इसका कैसे यूज़ करना है, आप सोच के आइएगा। तो एनीवन कोई बताना चाहेगा कि कैसे यूज़ किया जाए? बोलो। इससे ऊपर वाला अपन ने किया था कि यार दो बैटरी थी, इसमें से एक अननोन था, एक नोन था। तो एक बार E1 को कनेक्ट किया था, एक बार E2 को कनेक्ट किया था। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह से सोचो। एक बार मैं बता देता हूँ, देखो कि यहाँ मैंने कर दिया कि व्हेन स्विच इज ओपन, व्हेन स्विच इज ओपन, स्विच ओपन कर दिया तो यहाँ पर R1 में कोई करंट जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल वैसा ही सर्किट बन चुका है, ये तो बिल्कुल वैसा ही सर्किट बन चुका है जो अपना नंबर 1 वाले में देखा था कि अपना E1 है और साथ में यहाँ बैलेंसिंग लेंथ ढूंढते हैं। तो देखा कि जब स्विच को ओपन रखा गया, देन बैलेंसिंग लेंथ आ गया। बैलेंसिंग लेंथ इज इक्वल टू व्हाट? L1। बैलेंसिंग लेंथ इज इक्वल टू व्हाट? L1। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि E1 और L1 में क्या संबंध लिखा जाएगा? बोलो। K इंटू L1। K क्या था? पोटेंशियल ग्रेडियंट मान लेते हैं इसे, है ना। जो कुछ भी है अपने को नहीं पता, लेकिन होगा तो कांस्टेंट ही। तो मैंने इसको K मान लिया, कुछ कांस्टेंट, इंटू L1 कर दिया। अब कर दिया व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। जब मैंने स्विच को क्लोज कर दिया, व्हेन स्विच इज क्लोज, तो क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर इस सर्किट में जो नीचे वाला सर्किट है यहाँ पर, उसमें एक करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो अब मैं देखता हूं इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इस पॉइंट के अक्रॉस और इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो कि बैलेंसिंग लेंथ देता है, क्या वो अब इस बार इवन रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो अभी मैं देखना चाहता हूं कि यार यहाँ पर जब मैंने स्विच को बंद कर दिया, स्विच को बंद कर दिया, इसका मतलब नीचे वाला सर्किट एक गोल, उसमें करंट घूम सकता है, करंट घूम सकता है। तो बैलेंसिंग लेंथ जब मैंने देखने की कोशिश करी तो यहाँ का जो पोटेंशियल है वो E1 के बराबर नहीं रहा।
ठीक है, उसमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, E1 तो देखना ही पड़ेगा, साथ ही साथ R1 के अक्रॉस का भी पोटेंशियल डिफरेंस मुझे देखना पड़ेगा। और मैं ये कह सकता हूं कि इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या वो सेम रहेगा कि अलग रहेगा? मैं सर्किट यहां बनाता हूं, सेम रहेगा, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ इसका रीज़न। ये समझ लो कि यार ये दो पॉइंट मैंने लिए और ये दो पॉइंट मैंने लिए, तो मैं देखता हूँ ऊपर वाले दो पॉइंट और इनके बीच में यहाँ पर कुछ भी क्या है, ये तो स्ट्रेट वायर था, तो इसमें तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। इसका मतलब इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी था तो इसका मतलब इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी रहना चाहिए। समझे क्या? तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी आ गया, तो आई कैन से दैट कि यार यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इस ब्रांच के लिए अपना जो पोटेंशियल डिफरेंस बना है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए भी बना होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस ब्रांच के लिए जो बैलेंसिंग लेंथ बनेगा उसी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ही अपना बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पर बना हुआ है, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आया उसी के लिए बैलेंसिंग लेंथ बना हुआ है। तो मैं अगर लिखता हूँ देन बैलेंसिंग लेंथ अगर हमें L2 पाया गया, बैलेंसिंग लेंथ इक्वल्स टू L2, तो बताइए मैं किस पोटेंशियल डिफरेंस को K इंटू L2 लिखूंगा? R1 के अक्रॉस। तो मैं R1 के अक्रॉस करंट मान लेता हूं I था, I इंटू R1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K इंटू L2। I की वैल्यू लिख सकते हैं क्या, बोलो बताओ क्या होगा इस सर्किट में करंट की वैल्यू? E1 अपॉन R1 प्लस कैपिटल R1, बिकॉज जब बैलेंसिंग लेंथ लिया तो क्या गैल्वेनोमीटर में कोई करंट गया क्या? नहीं गया। इसका मतलब ये नीचे वाला सर्किट बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ऊपर से कोई कनेक्टेड नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई करंट नहीं जा रहा है। इसका मतलब बिल्कुल बिंदास तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ जो करंट जाएगा I वो होगा यहाँ का बैटरी का पोटेंशियल डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस, यानी कि R1 प्लस कैपिटल R1। तो इस तरीके से आई कैन से दैट कि यहाँ से I की जो वैल्यू बनी है वो आ गया E1 अपॉन स्मॉल r1 प्लस कैपिटल R1 इंटू R1 इज इक्वल टू K इंटू L2। ठीक है, तो यहाँ से इसे लिख दिया इक्वेशन 1, इसको लिख दिया इक्वेशन 2 एंड अपन क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1/2 कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। तो 1 में तो क्या था, वो था E1 और 2 में क्या था, वो था E1 R1 अपॉन R1 प्लस कैपिटल R1 इज इक्वल्स टू 2 में क्या था, यहाँ पर राइट हैंड साइड में था वो था K L1 अपॉन K L2 बन चुका है। तो इससे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि E1 से E1 गया, यहाँ से आया स्मॉल r1 प्लस कैपिटल R1 अपॉन कैपिटल R1 इज इक्वल्स टू वॉट, L1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू वॉट, L1 अपॉन L2। तो यहाँ से स्मॉल r1 अपॉन कैपिटल R1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू वॉट, L1 अपॉन L2। तो स्मॉल r1 अपॉन कैपिटल R1 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 माइनस 1। तो यहाँ से R1 इज इक्वल्स टू कैपिटल R1 L1 अपॉन L2 माइनस 1। देखिएगा हमें निकालना क्या था, अननोन रेजिस्टेंस निकालना था, किसका, बैटरी का। तो इससे निकालने के लिए हमें मात्र एक चीज़ चाहिए, मतलब जो इनिशियली गिवन चाहिए था वो तो R1 था, L1 और L2 तो हमने एक्सपेरिमेंट से निकाल लिए। तो विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेरिमेंट हम बहुत आसानी से, सिर्फ अगर एक रेजिस्टेंस R1 पता हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई डाउट है क्या इसमें? खासकर इसमें देख लेना एक बार कि ये कैसे लिखा, ठीक है, और अगर नहीं है तो नोट कर लीजिए।
डन। हो गया, बोलो। हो गया। हाँ जी, तो चलिए एक छोटा सा एकदम लॉलीपॉप सा सवाल कर ही लो। ये रहा अपना प्राइमरी सर्किट, फिर उसके साथ में ये रही बैटरी E1, इसका रेजिस्टेंस R1, और साथ में यहाँ पर मैंने लिया है 10 ओम। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया है 10 ओम। फिर अभी मैं कहता हूँ कि ये यहाँ पर एक स्विच है, तो जब स्विच ओपन था तो स्विच ओपन, देन बैलेंसिंग लेंथ इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, और जब स्विच क्लोज तो स्विच क्लोज देन बैलेंसिंग लेंथ ज़्यादा होगी कि कम होगी 30 सेंटीमीटर से? हाँ, सोचो। अरे बोलो बाबा। स्विच को क्लोज कर दिया जाए तो बैलेंसिंग लेंथ अभी पहले के कंपैरिजन में यानी 30 से ज़्यादा आएगी या 30 से कम आएगी कि बराबर आएगा? कम आएगी। रीज़न? तो सर्किट के पोटेंशियल ड्रॉप से बैलेंसिंग लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ा? देखो, इसका प्रिसाइज आंसर कोई दे पाएगा क्या? मतलब सीधा इसके पॉइंट्स में बात करो। मैं इस पॉइंट को ए कह देता हूँ, इस पॉइंट को बी कह देता हूँ। कोई कुछ कहना चाहेगा एकदम प्रिसाइज आंसर? मतलब ये तो थोड़ा वेग आंसर हो गया कि पोटेंशियल ड्रॉप कम हो रहा है। हाँ, तो एग्जैक्ट कुछ ही शब्दों में कोई कहना चाहेगा? है ना, वो आंसर सही है, पोटेंशियल ड्रॉप कम हो रहा है। वो इवन नहीं होगा। इवन से कम कैसे होगा, ये कैसे पता लगा? हाँ, इवन से कम ही कैसे होगा, ये कैसे पता? रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाएगा, R1 में हो जाएगा। इनफैक्ट क्या हो रहा है ना कि जब ये ऐसे गोल घूमा तो जब मैं A से B तक मतलब ओपन रखता हूँ तो पोटेंशियल ड्रॉप E1 रहेगा पहले तो, है ना। और जब मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया तो जब इधर जाता हूँ तो देखिएगा ऐसे गोल घूम के हम आएंगे तो यहाँ से राइट हैंड साइड में जाने पर E1 का पोटेंशियल ड्रॉप तो हमें दिखा, लेकिन करंट की वजह से पोटेंशियल बढ़ जाएगा। देखना, हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में गए। करंट कैसे था? करंट ऐसा था। हम जा कहाँ रहे हैं? उसके ऑपोजिट में जा रहे हैं, तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप बैटरी ने कर दिया E1 और रेजिस्टेंस ने कुछ बढ़ा दिया, तो ओवरऑल जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो E1 के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। तो लेट्स से दिस इज 20 सेंटीमीटर, लेट्स से दिस इज 20 सेंटीमीटर। तो बताइए रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू क्या है?
5 कितना आ रहा है, हाँ 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। मैं लिख सकता हूँ स्मॉल r1 इज इक्वल्स टू कैपिटल R1 बड़ी वाली लेंथ अपॉन छोटी वाली लेंथ -1। तो वो था 10, ये 3/2 -1 यानी कि 1/2, तो ये आ जाएगा 5 ओम। तो इस तरीके से जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आ चुकी है बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज़ 5 ओम। इसको निकालने के लिए हमें किसी भी प्राइमरी सर्किट का कोई भी पार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना। प्राइमरी सर्किट के किसी भी पार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधा सीधा हमें बस ये पता लग जाए कि हाँ हमारे जो सेकेंडरी सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस कितना लगाया हुआ था, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि हाँ कि कितना इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी है। तो अब जब मैंने पोटेंशियोमीटर शुरू किया था तब आपसे कहा था कि दिस वर्क्स एज आइडियल वोल्टमीटर। तो कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा कि ये कैसे आइडियल वोल्टमीटर की तरह काम कर रहा है? किस क्या करा? हाँ, गैल्वेनोमीटर। देखो अभी क्या है कि ऐसे इमेजिन करो कि लेट्स से दिस इज द सर्किट, एंड ये रेजिस्टेंस मैंने कह दिया R1, ये कह दिया मैंने R2। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप दोनों में होगा। मैं चाहता हूँ कि R2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो बता दीजिए। तो उसको बताने के लिए वोल्टमीटर लगा दिया। वोल्टमीटर जैसे ही लगाया सर्किट को अफेक्ट करेगा, सर्किट को अफेक्ट किया तो वो गड़बड़ कर देगा। तो वो आइडियल वोल्टमीटर का मतलब क्या होगा कि वोल्टमीटर वाली ब्रांच में करंट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब इसी जगह पर मैं लेता हूँ हमारा ये पोटेंशियोमीटर वायर, ये मैंने स्मॉल r कर दिया, ये E कर दिया, रेजिस्टेंस वायर यहाँ बना रखा है। तो और मैं क्या कर रहा हूँ कि इस एंड से गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करके इधर टचिंग कर रहा हूँ कि कहीं तो हमारा बैलेंसिंग पॉइंट आ जाए। और जैसे ही बैलेंसिंग पॉइंट आएगा, जैसे ही बैलेंसिंग पॉइंट आएगा तो अभी क्या बोलेंगे कि मैं कह सकता हूँ जिस इस सिचुएशन में बैलेंसिंग पॉइंट आया तब इस ब्रांच में और इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। और अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब इस सर्किट के जो करंट जा रहा है उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है। और अफेक्ट नहीं करा तो दैट्स इट, बस अपना काम खत्म कि यार इसने पोटेंशियल की रीडिंग तो बता दी लेकिन सर्किट को अफेक्ट नहीं किया। इसका मतलब इट वर्क्स एज आइडियल वोल्टमीटर। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट है अपना हो चुका है गैल्वेनोमीटर, हो चुका है अमीटर, हो चुका है वोल्टमीटर, हो चुका है पोटेंशियोमीटर, हो चुका है, यानी कि 4 हो गए। 5वां है मीटर ब्रिज। बहुत ही आसान है। दिस वर्क्स ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज फंडामेंटल, है ना, बैलेंस व्हीटस्टोन, बैलेंस व्हीटस्टोन। देखना बड़ा आसान सा है। ये रहा ये यहाँ कर दिया मैंने, ये कर दिया मैंने रेजिस्टेंस वायर। इसमें से ये कह दिया कि यह है रेजिस्टेंस R1, ये कह दिया R2। R1 मैंने कह दिया दिस इज नोन एंड दिस इज अननोन। ठीक है, मीटर ब्रिज की मदद से हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप कैसे करें? इसमें ये यहाँ पर लगा है गैल्वेनोमीटर और इधर लगा है ये जॉकी। ठीक है, और ये सर्किट कुछ इस तरह से मैंने कंप्लीट कर दिया। इस तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया। अब देखिए रेजिस्टेंस वायर है, यूनिफॉर्म है, और जनरली इसकी जो लेंथ ली जाती है वो लेंथ ली जाती है 1 मीटर, इसीलिए इसको मीटर ब्रिज कहा जाता है। इसकी लेंथ मैंने ले लिया है 1 मीटर ले लिया। अब मैंने 1 मीटर लेंथ ले लिया। अब क्या किया, जॉकी को लिया, जॉकी को यहाँ टच करवाया, देखा जॉकी इसमें गैल्वेनोमीटर करंट है क्या है जी। तो दूसरा पॉइंट को देखा, वहाँ पे भी करंट आएगा, तीसरे को देखा वहाँ पे भी आ गया, चौथे को देखा वहाँ पे नहीं आया।
तो जहाँ पर नहीं आया, मैंने यहाँ पर जो स्केल की मार्किंग लगी है इसके नीचे, उस मार्किंग की मदद से मैंने उसकी लेंथ निकाल ली। इसको कह दिया कि ये लेंथ है x, है ना। x लेंथ जो है हम स्केल की मदद से निकाल सकते हैं। बस जॉकी की मदद से इसको अलग अलग पॉइंट पे पुट किया और देखा कि भाई कहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ आया। उसमें ज़्यादा दिमाग तो हमें लगाना है नहीं। तो बताइए ये वाला जो लेंथ होगा ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स, एक्स को सेंटीमीटर में लिखें तो लेंथ हो जाएगा 100 माइनस एक्स, ठीक है, 100 माइनस एक्स हो जाएगा। तो आई कैन से दैट कि अभी जैसे ही बैलेंसिंग पॉइंट आया तो लिख सकता हूं एट बैलेंसिंग पॉइंट करंट इन गैल्वेनोमीटर कितना हुआ? 0, वो हो चुका है 0, 0। तो बच्चा यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस डायग्राम को अगर ड्रॉ करें तो ये रहा रेजिस्टेंस R1, ये रहा रेजिस्टेंस, और ये इस तरह से गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, और इस तरीके से ये मतलब बाकी रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं। ये है, मैंने R1 बोल दिया, ये R2 बोल दिया। देख सकते हो ऊपर वाले रेजिस्टेंस R1 और R2 है, और यहाँ वाला रेजिस्टेंस मैं लिख सकता हूँ रो, लेंथ कितना था x अपॉन एरिया, और इसका रेजिस्टेंस कितना लिखा जा सकता है? रो 100 माइनस एक्स अपॉन एरिया। अच्छा बताइए गैल्वेनोमीटर में करंट कितना है? 0 है। तो ये क्या दिखता है अभी? बैलेंस व्हीटस्टोन दिख रहा है। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया तो मैं क्या रिलेशन लिख सकता हूं बताओ रेजिस्टेंसेस का? R1 अपॉन रो x अपॉन a इज इक्वल्स टू R2 अपॉन रो 100 माइनस x अपॉन एरिया a। तो अपने को अननोन कौन था? R2 अननोन था। तो यहाँ से देखना, रो से रो खलास, ये खलास, ए से ए खलास, तो यहाँ से R2 जो बनेगा वो क्या बनेगा? ये बनेगा 100 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू R1। तो देखिएगा R1 हमें नोन था, पता था। x की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से निकाल ली। किसकी ज़रूरत थी x निकालने के लिए? बस कॉमन सेंस और थोड़ा सा आँखों की ज़रूरत थी कि भाई देख पाए कि कहाँ पर इसमें करंट 0 हो रहा है। तो यहाँ से मेरे पास R2 की वैल्यू बन जाएगी, और यही पर्पस था मीटर ब्रिज का कि अननोन रेजिस्टेंस हम अगर निकालना चाहते हैं तो मीटर ब्रिज की मदद से निकाल सकते हैं। एनी डाउट? जल्दी से नोट कर लीजिए।
किसी को ये डाउट तो नहीं है कि ये व्हीटस्टोन कैसे बन गया यहाँ से, इस डायग्राम से व्हीटस्टोन कैसे बना दिया? डन, नोट कर लिया। चलिए एक सवाल करो। हाँ, यहाँ पे एंड करेक्शंस दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है? हाँ, नहीं बच्चा, कहाँ हो रहा है? क्या करेक्शन, करेक्शन का मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर लगाने से वो तो बैलेंसिंग पॉइंट आ जाएगा। गैल्वेनोमीटर, ठीक है, देखो, ठीक, नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा है कि ये जो वायर है दिस इज़ 100 सेंटीमीटर, नो डाउट ए से लेकर बी तक की दूरी 100 सेंटीमीटर है। बट व्हाट हैपन्स, यू हैव टू थिंक प्रैक्टिकली कि शायद आप इस सेटअप को जब अगर देखने का मौका मिलेगा तो यू विल फाइंड कि वो जो वायर है ना उसको 2 पॉइंट्स पर लगाया जाता है। अब वायर उन पॉइंट्स पर लगी रहने के लिए ऐसे तो है नहीं कि बस रख दो तो वायर वहाँ रुक जाएगी। वायर को कील ठोका, उधर उस पर लपेटा, गांठ वाँठ मारनी पड़ेगी। समझ रहे हो क्या बात को? तो जब यहाँ पर ऐसे मान लीजिए करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे एंटर कर रहा है, इसमें जाना चाह रहा है, तो यहाँ पर ए पॉइंट पर जब उस करंट को क्रॉस करना पड़ा तो उस कील से भी गुजरना पड़ा और वो लपेट के रखी हुई रस्सी से भी, वायर से भी गुजरना पड़ा। तो एक्चुअली यहाँ पर इफेक्टिवली जो वायर बनी हुई है वो 100 सेंटीमीटर यहाँ तो थी ही, साथ ही साथ यहाँ पर ए पॉइंट का एंड करेक्शन यानी कि 1 सेंटीमीटर यहाँ पर एक्स्ट्रा ये इफेक्टिवली आ रहा है, और बी पॉइंट पर एक्स्ट्रा 2 सेंटीमीटर काउंट करना पड़ रहा है, बिकॉज यहाँ पर जो वायर लपेट दी या जो करंट रेजिस्टेंस में से जा रहा है उसकी वजह से रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा बन गया। करंट जो कील में से गुजरा ना तो वहाँ पर रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा बन गया जो कि 100 सेंटीमीटर लेंथ में काउंट नहीं हो रहा। तो उस रेजिस्टेंस को भी कैलकुलेट करना है, हमें कंसिडर करना है, और करना है तो हमें उस बारे में अपने को सवाल में एक जानकारी दे दी कि भैया बी पॉइंट पर जो रस्सी लपेटी हुई है या जो कील है या जो कुछ भी है उसमें रेजिस्टेंस जो बना वो 2 सेंटीमीटर वायर रेजिस्टेंस के बराबर आ रहा है। ए पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस बना वो 1 सेंटीमीटर वायर के रेजिस्टेंस के बराबर आ रहा है। नाउ कुछ समझे? तो इसका देखें तो मैं क्या बोलता हूं कि x अपॉन यहाँ के लेंथ, तो ये लेंथ देखिएगा, ये तो 52 सेंटीमीटर मार्क के बैलेंसिंग लेंथ हो गया, लेकिन साथ में 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा जो छुपा हुआ था वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा बोलो? 53। समझे क्या इस बात को? इज इक्वल्स टू 10 अपॉन क्या लिखूं? 48 प्लस 2 बरोबर, तो ये आ जाएगा 50 आ जाएगा। 48 तो ये लेंथ था ही, और साथ में ये 2 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा हमें काउंट करना है, तो 48 प्लस 2 यानी कि 50 बन जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गया 53 अपॉन 50 इंटू 10। कितना आ रहा है ये? जो इतना भी आ रहा है अब जो
यार 10.6 आ रहा है, 10.6 आ रहा है, तो आंसर इज 10.6। ठीक है, तो ये एंड करेक्शन का मतलब अब क्या है, अब आप शायद समझ गए होंगे। गॉट इट? बोलो समझे क्या? है ना, ये एरर नहीं है, ध्यान रखना, ये एरर नहीं है। वो क्या है कि इंस्ट्रूमेंट में ही वायर लपेटे हुए हैं कई जगह पे, तो उनके रेजिस्टेंस को भी हमें काउंट करना पड़ रहा है एंड वही एंड करेक्शन में काउंट हुए हैं। ठीक है, तो दिस इज मीटर ब्रिज, है ना, ये तो हमारा बना मीटर ब्रिज। अब इसके अलावा एक और बनता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, तो ये हो गया 5 और 6 नंबर हो गया। तो दैट इज पोस्ट ऑफिस बॉक्स। इसमें क्या है कि अगर मैं सवाल की बात करूं तो लास्ट सवाल 2003 में आया था, लगभग 2003 में आया था, यानी कि 17 साल पहले आया था। और उसके बाद में इससे कोई सवाल नहीं आया है, ना ही जेई मेन में, ना ही जेई एडवांस में। ठीक है, हाँ सिलेबस में आया है तो होगा ही ना फिर, लेकिन है ना, मतलब ऐसा लिखा हुआ नहीं है कहीं पे पोस्ट ऑफिस बॉक्स, लेकिन वो सवाल आया है इसलिए पढ़ना पड़ रहा है, उससे पहले नहीं पढ़ाते थे। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स एक्चुअली अब ये आउटडेटेड चीज़ हो चुकी है। ये उस ज़माने की बात है, मतलब 100, 150, 200 साल पहले, जब टेलीग्राम वगैरह वो क्या बोलते थे, वो टेलीग्राम ही तो था ना, है ना, टेलीग्राम वगैरह वो जाते थे, वायर जिसे बोलते थे, है ना। पहले आपको वो जाता था, मतलब कोड करके भेजना पड़ता था, फ़ोन वोन तो थे ही नहीं। अरे कबूतर नहीं उसका कबूतर में कोडिंग नहीं तो अब क्या है कि ये जो पोस्ट ऑफिस वाले थे, तो उनकी वायर्स में कहीं पे डिस्कनेक्शन हो गया, कुछ हो गया, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पोस्ट ऑफिस बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पर इसका जो सर्किट बनता है, ऐसा बनता है। इस चीज़ को शुरू करने से पहले मैं बताता हूँ, रेओस्टेट अगर आप देखोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, तो आप देखोगे कि उसमें कई सारे ऐसे डब्बा सा होता है, उसमें कई सारे नॉब्स होते हैं, मतलब बटन जैसा होता है। वो बटन क्या है ना, आप बाहर खींच के निकाल सकते हो, है ना, वो बटन क्या है ना, वो बाहर खींच के निकाल सकते हो। तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस, इस तरह से करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है इसमें से। अब मान लीजिए एक बटन है ना, बटन पर सभी पे मार्किंग हो रखी होती है, किसी पे लिखा होता है 1 ओम, किसी पे 2 ओम, किसी पे 3 ओम, किसी पे 4 ओम। तो होता क्या है कि मान लो 1 ओम के साथ वाला बटन मैंने अगर बाहर निकाल दिया, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स की मदद से हमने 1 ओम सर्किट में डाल दिया है। मान लो मैंने ये 4 ओम का भी निकाल दिया, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 और 4, इसको अगर मैंने निकाल दिया तो टोटल 5 ओम का रेजिस्टेंस हमने सर्किट में इंक्लूड कर दिया है। समझे? अरे सर्किट में अगर हम वेरिएबल, है ना, तो इस तरह से ये होता है रेजिस्टेंस बॉक्स। अब देखिएगा यहां पर यहां पर कई सारे नॉब बने होते हैं। मैं अगर ड्रॉ करूं, यहां पर कई सारे ऐसे बटन बने होते हैं, और उन सभी में रेजिस्टेंसेस की वैल्यू चाहिए लिखी होती है। ऐसे कई सारे यहां पर बने हुए हैं, इन सभी पे अपने अपने रेजिस्टेंसेस की वैल्यू लिखी हुई है। अगर उस बटन को हटा दिया तो उतना रेजिस्टेंस सर्किट में इंक्लूड हो जाएगा। मैंने कहा दिस पॉइंट इज ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज बी पॉइंट, दिस पॉइंट इज सी पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज डी पॉइंट। ठीक है, अभी क्या कर दिया कि मुझे गैल्वेनोमीटर फंसाना है, तो गैल्वेनोमीटर फंसाने के लिए मुझे ऐसे पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे जिसमें कि बैलेंस व्हीटस्टोन बन जाए। तो ये रहा, कौन सा कलर लें, ये लें, और ये मैंने यहाँ गैल्वेनोमीटर फंसाया, ये यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है इसका, और ये यहाँ जॉइंट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं क्या करता हूँ कि
रेजिस्टेंस, इसको मैंने यहाँ कुछ कनेक्ट कर दिया, डी पॉइंट से जोड़ दिया, और इसके साथ में ये ए और सी के अक्रॉस में, ए और कहाँ, ए और सी के अक्रॉस में ये बैटरी इस तरह से लगी हुई है। अब देखिएगा ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पर हमने जो बटन हटाए होंगे वो उसके बीच में आ गया होगा। उसी तरह से बी और सी के बीच में है, उसी तरह से सी और डी के बीच में है, उसी तरह से ए और डी के बीच में है जो यहाँ पर बना हुआ है। तो मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज़ ए। तो मैंने देखा कि ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये मैंने बना दिया। ये ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, लेट्स से दिस इज सम रेजिस्टेंस पी। तो मैंने यहाँ बना दिया, ये रेजिस्टेंस है पी। फिर देखा कि बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो मैंने सी यहाँ बनाया और बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस बना दिया, लेट्स से दिस रेजिस्टेंस इज क्यू। फिर उसके बाद में सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस दिखा, तो ये डी मैंने यहाँ बना दिया। तो सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस दिखा, तो पी क्यू, और इसको मान लेते हैं आर। और डी और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस दिखा, तो इसको मान लिया मैंने एस। ऐसा बन चुका है। बैटरी किसके बीच में लगी है बताओ, किस दो पॉइंट के बीच में? ए और सी के बीच में बैटरी लगी हुई है। तो ये बैटरी इस तरह से दिखा, ये रहा बैटरी, ये रहा सी पॉइंट, ये रहा ए पॉइंट, और ए और सी के बीच में लगा। गैल्वेनोमीटर किन दो पॉइंट के बीच में लगा हुआ है? बी और डी के बीच में, तो ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये किसके बेसिस पर काम करता है? वर्क्स ऑन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखिएगा ये जो S रेजिस्टेंस है वो हमें पता नहीं है, पी क्यू आर, और ये S अननोन था। लेकिन ये जो P है या Q है ये और ये जो इसके बीच में R बना हुआ है C और D के बीच में, ये तो किस पर डिपेंड करता है? हमारे हाथ में जो बटन लगे हुए हैं उस पर। अब बटन हटा दिए तो सर्किट में रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, और कितना चेंज हुआ वो भी पता लग जाएगा। तो जब बैलेंस कंडीशन में देखते हैं तो एट बैलेंस्ड कंडीशन ये बन जाएगा P अपॉन S इज इक्वल्स टू Q अपॉन R। तो जो हमारा S अननोन था, बाकी तो पता है हमें। कैसे पता है? अरे बटन ही हमारे हाथ में है ना, कितने निकालने कितने रखने हैं। तो P, Q और R ये तो हमें पता है। तो बचा कौन? S। तो S अननोन था, S हमारे पास सर्किट का पता लग जाएगा। तो अननोन रेजिस्टेंस जो हमें चाहिए था उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑफिस बॉक्स। गॉट इट? अरे बोलो भाई। ठीक, तो नोट कर लीजिए। और इसी के साथ में हमारा हो जाता है समाप्त करंट इलेक्ट्रिसिटी।